घोड़े की सवारी करते हैं और वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि कोई बूढ़ी स्त्री भोजन पका रही होती है। सुनो माता जी, क्या तुमने इधर किसी चोर को जाते हुए देखा है? महाराज, वो देखिए, वो नदी में तैर रहा है। राजा अपने घोड़े को वहीं पर खड़ा करके और नदी में चले जाते हैं ताकि चोर को पकड़ सके, क्योंकि नदी में काले रंग का सिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये क्या, राजा जैसे ही उसे काले सर के पास पहुंचते हैं। अरे ये तो कोई बर्तन है, किसी मनुष्य का सर नहीं। उधर राजा देखते हैं कि बूढ़ी स्त्री ने अपने वस्त्र उतार दिए हैं और अब वो राजकुमार बन चुकी है। काशी में राजा शालव राज्य किया करते थे। वो बड़े ही दयालु और चतुर राजा थे। राजा के 4 पुत्र थे, विनय, सूर्य, विदय और भानु। एक दिन राजा ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, पुत्रों, मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि मेरे सभी पुत्रों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि राज्य का कार्यभार मेरे पुत्र संभालें। किंतु उससे पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। जी महाराज, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना राज्य सौंपने से पहले मैं तुम सबकी रुचियों के विषय में जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि राजकाज के अलावा आपको अन्य किन विषयों में रुचि है? जी महाराज, मुझे वैद्य शिक्षा में बेहद रुचि है और मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय में और अधिक ज्ञान अर्जित करूं ताकि युद्ध के समय में सैनिकों की सहायता कर सकूं। इससे हमें लाभ प्राप्त होगा। महाराज, मैं युद्ध के गुण सीखना चाहता हूं और सेनापति बनकर अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहता हूं। महाराज, मुझे संगीत और कला के क्षेत्र में रुचि है। मैं तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहता हूं। इससे हमारे राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुम सबकी बातों से संतुष्ट हूं। तुम्हारी रुचियां बेहद महत्वपूर्ण है जो इस राज्य को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। अब तुम्हारी बारी। तुम बताओ छोटे राजकुमार। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरी रुचियां मेरे भाइयों के समान नहीं हैं और हो सकता है इससे हमारे राज्य को कोई लाभ ना हो। महाराज, क्योंकि मैं चोर बनना चाहता हूं। ये क्या कहते हो? भला राजा के पुत्र में ऐसा गुण? तुम चोर बनना चाहते हो? ये कैसे संभव है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हमने तुम्हें इसीलिए शिक्षा दी ताकि तुम चोर बनो? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? ये कार्य मुझे रुचिकर लगता है। मैं यही करना चाहता हूं। ये कार्य मैंने अपने गुरु से नहीं सीखा। उन्होंने तो अच्छी शिक्षा दी, किंतु ये कार्य मुझे बेहद पसंद है। राजकुमार भानु की ये बात सुनकर राजा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा यदि ये सचमुच चोर बन गया तो राज परिवार की बहुत बदनामी होगी, किंतु राजकुमार को समझाना भी बेहद कठिन लग रहा था। तभी राजा ने राजकुमार भानु को अपने पास बुलाया। देखो पुत्र, चोरी करना बहुत गलत बात है, किंतु तुमने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन स्वयं को सिद्ध करने के लिए अगर तुम मेरी दी हुई 3 चुनौतियों को पार कर लेते हो तो फिर तुम जो चाहो वो करना। किंतु ध्यान रहे, यदि तुम चोरी करते हुए पकड़ लिए गए तब उस दिन से तुम्हें चोरी का विचार त्यागना होगा। मुझे आपकी सभी चुनौतियां स्वीकार है महाराज। तो तुम्हारी पहली चुनौती है, तुम्हारी माता यानी महारानी ने अपने कानों में हीरे के कुंडल पहने जो मैंने उन्हें उपहार में दिया था। यदि तुम उनके कुंडल चोरी कर सको तो मैं मान जाऊंगा कि तुम चोर बनने के लायक हो। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है,
अब मैं आपके पास तभी आऊंगा जब वो कुंडल मेरे पास होंगे। उधर राजा रानी से बातचीत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका पुत्र चोर बनना चाहता है। साथ ही वो राजकुमार को दी गई चुनौती के बारे में भी बताते हैं। महारानी, ध्यान रहे, आपको किसी भी हाल में कुंडल चोरी नहीं होने देना है, बल्कि राजकुमार को चोरी करते हुए पकड़ना है। हम नहीं चाहते कि वो चोर बने। किंतु महाराज, यदि वो सोते समय वो कुंडल लेकर चला गया तब क्या होगा? आप सोते समय अपने सिर के पास लोटे से भरा हुआ जल का पात्र रख लीजिए, ताकि जब भी कोई आपका कुंडल निकालने की कोशिश करे तो वो पानी में गिर जाए। यदि ऐसा हो गया तो चोरी करने वाला तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगी। रानी जब सोने के लिए गई तब अपने सिर के पास जल से भरा हुआ पात्र रख लिया। राजकुमार जब चोरी करने आए तब जल से भरा हुआ पात्र देखकर वो समझ गए कि इसमें जरूर कोई बात है। यहाँ जल रखा हुआ है, जरूर कोई बात है। कहीं ये पिताजी की योजना तो नहीं? चोरी करते समय मुझे पकड़ने के लिए? इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। राजकुमार बाहर गए और वहाँ से धूल लेकर आए। धूल को जल के पात्र में डाल दिया और रानी के कुंडल चुरा लिए। राजकुमार वो कुंडल लेकर राजा के पास गए। आओ पुत्र, आओ। अभी तक तुमने पहली चुनौती को पूरा नहीं किया है। क्या हुआ? लगता है तुम अपने दृढ़ निश्चय से पीछे हटने वाले हो। नहीं महाराज, ये देखिए, महारानी के कुंडल मेरे हाथों में है। मैंने इन्हें कल रात ही चोरी कर लिया था। महारानी को पता भी नहीं चला। राजा राजकुमार के हाथों में रानी का कुंडल देखकर हैरान हो गए। ये तुमने कैसे किया? आखिर तुम्हें पकड़ने की हमारी योजना कैसे विफल हो गई? वो सब छोड़िए महाराज, आखिर मैंने चुनौती पूरी तो कर दी। ठीक है, ठीक है, ये पहली चुनौती थी। अभी तो तुम्हारे सामने कई ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं। मेरी दूसरी चुनौती सुनो। जी महाराज, मुझे अगली चुनौती के विषय में बताइए। नगर के किनारे बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। उनका पुत्र कई वर्षों से परदेश में है। वो वहां से उनके लिए कीमती सामान भेजता रहता है। इस बार तुम्हें उस बूढ़े पति पत्नी के घर चोरी करनी है। भला इसमें क्या बड़ी बात है? बूढ़े पति पत्नी निर्बल होते हैं, उनके घर तो चोरी करना बड़ा आसान होगा। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें इतनी आसान चुनौती बिल्कुल नहीं दूंगा पुत्र। दरअसल बूढ़े व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो रात भर खांसता रहता है और जागा रहता है। जागे हुए व्यक्ति के घर पर चोरी करना आसान नहीं है। मुझे स्वीकार है, मैं उन बूढ़े पति पत्नी के घर से सारा कीमती सामान चोरी कर सकता हूं। ठीक है, जाओ, किंतु यदि पकड़े गए तो ये ना कहना कि राजा के पुत्र हो। आखिर तुम मेरे पुत्र हो। राज परिवार का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। राजा की दूसरी चुनौती के बारे में जानकर राजकुमार महल से बूढ़े पति पत्नी के घर चोरी करने के लिए निकल पड़े। राजकुमार ने एक परदेसी का वेश बनाया और बड़ा सा थैला लेकर उसमें ईंट पत्थर भरे। रात को मुझे उन बूढ़े पति पत्नी के घर जाना चाहिए। माता, माता, देखो मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ। अरे दूर है, न जाने कौन हो तुम। माता माता कहकर पुकारते हो, आखिर कौन हो तुम? माता, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका पुत्र हूँ। कई वर्षों से परदेश में रहने के कारण मेरा शरीर बदल चुका है, लेकिन आत्मा अभी भी वही है। मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। देखो जी, हमारा पुत्र आया है। आओ बेटा, अंदर आओ।
मुझे तुम्हारी और पिताजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। बहुत भूख लगी है माता, कुछ भोजन तो खिलाओ। हाँ हाँ पुत्र, मैं अभी तुम्हारा पसंदीदा भोजन बनाती हूँ। लाओ ये थैला दो, मैं इसे रख देती हूँ। नहीं नहीं, इसमें बहुत कीमती हीरे जवाहरात हैं। हम इसे कल सुबह खोल कर देखेंगे। तब तक मैं इन्हें घर में कहीं छिपा देता हूँ। हाँ ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। बूढ़ी स्त्री ने राजकुमार को अपना पुत्र समझकर उसके भोजन करने की तैयारी करी। राजकुमार ने भोजन खाया और सभी सो गए, लेकिन खांसी के कारण बूढ़ा पुरुष जाग रहा था। बूढ़ी स्त्री तो सो गई है, यही सही मौका है घर से निकलने का। राजकुमार ने थैले में लाए हुए ईंट पत्थर वहीं पर गिरा दिए और बूढ़ी स्त्री के घर का कीमती सामान थैले में भर लिया और उसी रात उनके घर से निकलने लगा। क्या हुआ पुत्र, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, अपने पुराने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। आखिर उन व्यक्तियों के कर्ज चुकाने हैं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया था। लेकिन इतनी रात को मत जाओ पुत्र, सुबह चले जाना। पिताजी, कर्ज इसी समय चुकाना होगा। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार बूढ़े पति पत्नी के घर से निकल गया। सुबह हुई। हमारा पुत्र इतना समझदार है कि उसने सुबह होने की प्रतीक्षा भी नहीं की और रात में ही सभी के कर्ज चुकाने के लिए उनके पास चला गया। बूढ़ी स्त्री अंदर जाती है और ईंट पत्थर को देखकर चिल्लाने लगती है। हाय तैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। गज्जू के बापू, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे सुनते हो? अरे कोई वो बहरूपिया था, थैले में ईंट पत्थर भर के लाया और कीमती सामान थैले में लेके चले गए। वो दोनों रोने लगते हैं। उधर राजकुमार राजा के पास पहुंचते हैं और चोरी का सामान दिखाते हैं। देखिए महाराज, आपकी दूसरी चुनौती भी मैंने सफलतापूर्वक स्वीकार कर ली और इसे पूर्ण करके दिखाया। तुमने तो सचमुच ये कर दिखाया। मुझे विश्वास नहीं होता। मेरा पुत्र चोरी करने में इतना बुद्धिमान है, लेकिन एक राजा होने के कारण कहीं ये मेरी शर्मिंदगी का कारण ना बन जाए। पिताजी, आप शर्मिंदा तब होंगे ना जब ये बात किसी को पता चलेगी। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कृपया करके मुझे तीसरी चुनौती बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें तीसरी चुनौती बताता हूं। यदि इस बार भी तुम सफल हो गए तो निश्चित ही वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। जी महाराज, मुझे बताइए, अब मुझे तीसरी चुनौती के रूप में क्या करना होगा? हमारे पड़ोसी देश में राजा वीरभद्र का राज है। उनके पास एक जादुई घोड़ा है। वो उड़ने वाला घोड़ा साल में केवल एक बार दिखाई देता है। तुम्हें वो घोड़ा चोरी करना है। ठीक है महाराज, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। ध्यान रहे, यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हें चोर बनने का विचार त्यागना होगा और मेरे कहे अनुसार ईमानदारी से जीवन जीना होगा। इस प्रकार राजकुमार तीसरी चुनौती के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर उड़ने वाला घोड़ा किस दिन बाहर निकलने वाला है। जी राजकुमार, आज से ठीक 10 दिन के बाद महाराजा वीरभद्र का विशेष घोड़ा बाहर दिखाई देगा। ठीक है, क्या राजा उसकी सवारी भी करते हैं या वो केवल प्रजा को दिखाने के लिए ही बाहर निकाला जाता है? राजकुमार, जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तब राजा उस दिन घोड़े की सवारी करते हैं, अन्यथा वो अस्तबल में बंधा होता है। महाराज ये देखिए, ये चिट्ठियां हमारे महल के बाहर कोई छोड़ कर गया है। इतनी सारी चिट्ठियां, भला ये कौन कर सकता है?
सभी पत्रों को खोलो और पढ़ो। मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। आपका विशेष घोड़ा जिस दिन बाहर आएगा उस दिन उसे मैं चोरी कर लूंगा। सारी चिट्ठियों में एक ही बात लिखी। किसी ने हमें खुली चुनौती दी है कि वो हमसे हमारा घोड़ा छीन लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तय समय के दिन घोड़े को बाहर निकाला जाता है। आज मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगा, नहीं तो वो इसी प्रकार मुझे चुनौतियां देता रहेगा। राजा घोड़े की सवारी करते हैं और वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि कोई बूढ़ी स्त्री भोजन पका रही होती है। सुनो माता जी, क्या तुमने इधर किसी चोर को जाते हुए देखा है? महाराज, वो देखिए, वो नदी में तैर रहा है। राजा अपने घोड़े को वहीं पर खड़ा करके और नदी में चले जाते हैं ताकि चोर को पकड़ सके, क्योंकि नदी में काले रंग का सिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये क्या? राजा जैसे ही उसे काले सर के पास पहुंचते हैं। अरे ये तो कोई बर्तन है, किसी मनुष्य का सर नहीं। उधर राजा देखते हैं कि बूढ़ी स्त्री ने अपने वस्त्र उतार दिए हैं और अब वो राजकुमार बन चुकी है। क्षमा कीजिए महाराज, आपको घोड़े की चोरी की चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था, और अब मैं आपका घोड़ा लेकर जा रहा हूँ। राजकुमार जैसे ही घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करते हैं, तभी बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। इतने सारे सैनिक? अब तो यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। पकड़ लो इस चोर को और यहाँ से जाने मत देना, हम इसे कड़ा दंड देंगे। सैनिक राजकुमार को पकड़कर महल ले गए। कौन हो तुम और कहां से आए हो? परिचय बताओ। अगर अपना परिचय नहीं बताया तो तुम्हें इस घिनौने कार्य के लिए मौत की सजा मिलेगी। ठहरिए महाराज, मुझे मृत्युदंड मत दीजिए। मैं तो आपके पड़ोसी देश के महाराज शाल्व का छोटा राजकुमार भानु। मेरी इच्छा थी कि मैं एक विख्यात चोर बनूं। महाराज शाल्व तो मेरे मित्र हैं। क्या उन्हें पता है कि उनका पुत्र चोर बनना चाहता है? वे तो बेहद ईमानदार हैं। मुझे विश्वास है कि वो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा कभी नहीं देंगे। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, ये तो केवल चुनौती मात्र थी। चुनौती पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको आपका घोड़ा वापस कर देता। मेरा विश्वास कीजिए, भला मैं उस घोड़े को लेकर क्या करूंगा? कैसी चुनौती? किसने तुम्हें ये चुनौती दी है? सैनिकों, महाराज शाल्व को हमारी तरफ से संदेश भेजो और उन्हें यहाँ बुलाओ। राजा वीरभद्र के संदेश पर महाराज शाल्व वीरभद्र के दरबार में उपस्थित हुए। आप तो हमारे परम मित्र हैं महाराज। क्या ये आपका पुत्र है जिसने चोरी करने का दुस्साहस किया है? महाराज, दरअसल ये मेरा पुत्र चोर बनना चाहता था और मैंने इसे चुनौती दी थी। यदि ये आपका घोड़ा चोरी करने में सफल रहा तो अपनी इच्छा से जो करना चाहे कर सकता है, किंतु यदि ये पकड़ा गया तो इसे चोरी करने का विचार त्यागना होगा। आपको अपने बालक को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए महाराज। भला कोई पिता अपने पुत्र को चोरी करने के लिए कैसे चुनौती दे सकता है? अपने पुत्र की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब भविष्य में मेरा पुत्र ऐसा कुछ नहीं करेगा। यदि ये आपका पुत्र ना होता तो मैं इसे मृत्युदंड देता, लेकिन आपका पुत्र होने के कारण मैं इसे क्षमा करता हूं। ये सब कुछ देखकर राजकुमार भानु बेहद दुखी थे। आज उनके पिता का सिर उनके कारण किसी और के सामने झुका हुआ था। राजा राजकुमार को वापस अपने महल लेकर आए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अब मैं समझ गया हूं कि यदि मैं चोर बन भी गया तो आपकी बदनामी होगी और आपको इस संसार में सिर झुकाकर जीना होगा। एक पुत्र होने के नाते ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण मेरे पिताजी का सर किसी के सामने झुके। मैं चोर बनने का विचार त्याग करता हूं। मुझे अपने पुत्र पर विश्वास था
कि वो अपने पिता के मान को ठेस नहीं पहुंचने देगा। सदैव प्रसन्न रहो पुत्र, अपना जीवन ईमानदारी के साथ जियो ताकि इस संसार में सिर उठाकर जी सको।